Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल को। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो बेसिकली इट्स द पार्ट ऑफ एलिमेंट। क्योंकि ये हमारे फूड का भी पार्ट है, इसलिए हम इसको न्यूट्रिएंट कंसीडर करते हैं। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि बेसिकली ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये साइक्लिक मैनर में किस तरह हमारी बॉडी में फ्लो करते हैं, किन किन प्रोसेसेस के थ्रू हम एनवायरनमेंट से इनको बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और बॉडी से दोबारा एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। जो बेसिक एग्जांपल हमें डिस्कस करनी है वो नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस करनी है। हमारे एनवायरनमेंट में सबसे बड़ा जो नाइट्रोजन का रिजर्वायर है, जो ज़ख़ीरा है, वो हवा है, क्योंकि 78 से 79% तक नाइट्रोजन को रखे हुए हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन होने के बावजूद हम उसको डायरेक्टली फ्रॉम एयर यूज़ नहीं कर सकते। वी आर अनएबल टू यूज़ दैट नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में प्रोटीन अगर देखी जाए, न्यूक्लिक एसिड अगर देखे जाएँ, तो इनमें नाइट्रोजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो नाइट्रोजन आखिर किस तरह यूज़फुल बनाई जाती है कि वो हमारी बॉडी का कंपोनेंट बन जाए और हमारी बॉडी में यूज़ होकर इन डिफरेंट चीज़ों को बनाने में इन्वॉल्व हो। तो ये जो यूज़फुल होना है ये नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू किया जाता है। तो आइए आज के लेक्चर में हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह नाइट्रोजन को हम यूज़फुल बनाते हैं फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट और किस तरह हम उसको अपनी बॉडी में लेके जाते हैं और किस तरह दोबारा हमारी बॉडी से निकलकर वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ करवा दी जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए और सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अगर हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की डेफिनेशन को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा अगर देखें तो हमारी लाइफ की अगर हम बात करें तो हमारी लाइफ के लिए बेशुमार ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिसीव करना होती हैं। उन सब्सटेंसेस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर मिनरल्स, या जिन्हें हम कह सकते हैं एलिमेंट्स। इफ दे आर पार्ट ऑफ द फूड देन दे विल बी कंसीडर्ड एज न्यूट्रिएंट्स एज वेल। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें से वो एलिमेंट which are essential for life, उन्हें हम बोलते हैं बायोजेनिक एलिमेंट्स या बायोजेनिक न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे टर्म यूज़ कर लें कि ये न्यूट्रिएंट्स हैं तो ये भी बात गलत ना होगी, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। अब ये जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं ये फर्दर दो तरह के क्लासिफाई होते हैं। एक जिन्हें हम बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक जिनके बारे में कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को एक्सेस क्वांटिटी में चाहिए, ज़्यादा मिकदार में चाहिए। मिसाल के तौर पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो बॉडी को ज़्यादा मिकदार में चाहिए। दे आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन, लिपिड फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन। तो इस तरह की इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। सो बॉडी डिमांड देम इन एक्सेस क्वांटिटी। और जब हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, सो इनमें हमारे पास सपोज कर लीजिए कॉपर की बात कर लेते हैं,
आयरन की बात कर लेते हैं, जिंक की बात कर लेते हैं, कैल्शियम की बात कर लेते हैं, जिनकी बॉडी को जो है वो लेस क्वांटिटी रिक्वायर होती है। सो लेस क्वांटिटी, वो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है, याद रखिएगा, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये कभी भी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं करती। ये आ जाके हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिसीव करना होते हैं। और जो मेन हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रेजरवायर होता है, वो आ जाके यहाँ तो रॉक्स होंगी, सॉइल होगी, वाटर होगा, या आ जाके क्या होगी, एयर होगी। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मेन रेजरवायर होते हैं जिनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब बायोजियो केमिकल साइकिल से मुराद ये होगा कि ये जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स अपने रेजरवायर से, जहां भी इनका रेजरवायर है, वहां से जाएंगे बॉडी में, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहां से? एनवायरनमेंट से। तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट के अंदर इनका रेजरवायर है। इसको जब दोबारा एनवायरनमेंट के अंदर इसको रिलीज कर दिया जाता है, ये फिनोमेना है हमारे पास रिस्टोरेशन। इसको क्या कर दिया गया? रिस्टोर कर दिया गया। न्यूट्रिएंट्स को, एलिमेंट्स को एनवायरनमेंट से लिविंग की बॉडी के अंदर, यानी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो पहुंचा देना, और दोबारा लिविंग के एनवायरनमेंट से दोबारा नॉन लिविंग के एनवायरनमेंट में पहुंचा देना, ये एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाता है। चूंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से ये बायो है। जियो, क्योंकि एनवायरनमेंट में अर्थ भी इन्वॉल्व होगी, तो ये आपके पास क्या हो गया? बायो। जियो केमिकल इन्वॉल्व हैं और साइक्लिक मैकेनिज्म चल रहा है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से इट्स द बायोकेमिकल, बायोजियो केमिकल साइकिल्स। बेशुमार बायोजियो केमिकल साइकिल्स हमारे पास हैं, जिसमें नाइट्रोजन की साइकिल है, कार्बन की साइकिल है, हमारे पास वाटर की साइकिल है, और बेशुमार जो हमारे पास साइकिल्स पाई जाती हैं, जिसमें ये केमिकल जो है वो साइक्लिक मैनर में मूव करते हैं। हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकिल जो हमारे सिलेबस में शामिल है, वो हमारे पास है नाइट्रोजन साइकिल। सो लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल। अब जब हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की, तो डेफिनेटली इसको भी हमें साइक्लिक मैनर में फ्लो करवाना है। तो एक तरफ यहाँ पे हमारे पास शामिल होगा एनवायरनमेंट, यानी जो नाइट्रोजन का मेन रेजरवायर है, और दूसरी तरफ शामिल होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो नाइट्रोजन है फ्रॉम एनवायरनमेंट, इसको मूव करवाया जाएगा इनटू द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में से इसको दोबारा एनवायरनमेंट में क्या कर दिया जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा। वो तमाम एक्टिविटीज़ जिनके दौरान जो नाइट्रोजन है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड once again from the living organism it will become the part of external environment, that all activities are collectively called as nitrogen cycle. अब नाइट्रोजन साइकिल को अगर हम देखें, तो नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या वजह है कि हम नाइट्रोजन को यूज़ कर रहे हैं, इसकी साइकिल की इतनी क्या इंपॉर्टेंस है? अगर नाइट्रोजन जो है वो ना रिसाइकल हो तो क्या नुकसान हो सकते हैं? तो एक बात याद रखिएगा, जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में इट इज़ ऑलमोस्ट 78 to 79%। हमारे एनवायरनमेंट में 78 से लेकर 79% तक हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो मौजूद है। जो मेन इसका रेजरवायर है वो हमारे पास है एयर। एयर के बारे में हम कहते हैं इट इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो जो सबसे ज़्यादा गैस यहाँ पे पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है वो 78 से लेकर 79% तक है। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें, नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स,
अब प्रोटीन आपकी बॉडी को ड्राई कर दिया जाए, वेट किया जाए, उसका 50% आपकी बॉडी में क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी की कॉम्पोजिशन में भी, तो स्ट्रक्चरल रोल भी परफॉर्म कर रही है, फंक्शनल रोल भी परफॉर्म कर रही है। न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो न्यूक्लिक एसिड आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड बिकॉज इट्स एक्ट्स एज ए हेरिडिटरी मटीरियल। आपकी बॉडी में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कंट्रोल किए जाते हैं, आपकी बॉडी के तमाम फीचर्स सारे के सारे कोडेड होते हैं इन न्यूक्लिक एसिड विच इज़ डीएनए एंड आरएनए। तो इनका जो मेजर कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन है। सो अगर नाइट्रोजन नहीं होगी, we will not be able to form proteins, we will not be able to form nucleic acid। तो इसलिए नाइट्रोजन का होना बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है उसको यूज़ करना आसान है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एयर में ये हमें फ्रीली अवेलेबल है। अब देखने में तो ये लगता है कि बहुत ज़्यादा आसान होगा, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एयर में पाई जाती है, इसको आसानी से हम क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, वी आर अनएबल टू यूज़ इट। चाहे एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हों, वो इसको कभी भी यूज़ करने के काबिल नहीं होते। नाइट्रोजन कभी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एयर हमारी बॉडी में जाती है, तो उस एयर के अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद होती है, उसमें जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होती है, उसमें कार्बन डाई भी मौजूद होती है। जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो 78 से 79% नाइट्रोजन आपकी बॉडी में जाती है और एज इट इज़ उसको बाहर क्या कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। जबकि ऑक्सीजन जो है वो 21% जाती है और जब आप रिलीज़ करते हैं तो वो होती है 16%। इसका मतलब ये हुआ 5% यूज़ हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है CO2, जब आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसे इनटेक कर रहे हैं, इट विल बी 0.034%। और जब आप एक्सपायरेशन करते हैं, एयर बाहर निकालते हैं, देन इट विल बी 4%। इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन यूज़ होगी, कार्बन डाई पैदा होगी। लेकिन नाइट्रोजन जो थी वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जितनी गई उतनी ही उसको बाहर जो है वो क्या कर दिया जाता है, लौटा दिया जाता है। हम उस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते। अब जब यूज़ नहीं कर पाते तो बॉडी में तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन बना रही है, न्यूक्लिक एसिड बना रही है। तो इसलिए फिर नाइट्रोजन साइकिल का एक मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है कुदरत ने, जो कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को या एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को यूजफुल बनाती है ताकि ऑर्गेनिजम्स इसको क्या कर सकें, यूज कर सकें। अब ये जो हमारे पास प्रोसेस है ये डिफरेंट स्टेप्स पे चलता है। आइए उन स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट वन इज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन अमोनिफिकेशन में जो मेजर रोल परफॉर्म करते हैं बेसिकली ये डिकम्पोजर करते हैं। सो इट इज डन बाय बेसिकली डिकम्पोजर्स। सो डिकम्पोजर जो है वो इस फिनोमेना को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब इसमें होगा क्या, सपोज कीजिए हमारे पास एनिमल्स हैं या हमारे पास प्लांट्स हैं और इन एनिमल्स की और प्लांट्स की क्या हो गई, डेथ, और ये सॉइल के अंदर क्या हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं। सो इनकी डेड बॉडीज के ऊपर फंगी या बैक्टीरिया आ जाएंगे और इनकी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उनमें सपोज कर लीजिए हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, तो इनकी बॉडी में जो प्रोटीन्स होंगी उन प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू अमीनो एसिड्स। फिर इन अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू अमोनिया या फिर अमोनियम आयन। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो प्रोटीन मौजूद थी उस प्रोटीन को आपने बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिशन कन्वर्ट किया इनटू अमोनिया। अब यहां पर जो मेजर बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे
जो कि अमीनो एसिड को अमोनिया या अमोनियम आयन में कन्वर्ट करेंगे, दे आर कॉल्ड एज अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। अब हमारे पास यहां पे अमोनियम या अमोनिया बन चुकी है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, एक और भी यहां पे स्टेप इन्वॉल्व हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो द नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ATM शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जी। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल फॉर्म। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। अब वो यूजफुल फॉर्म क्या है, आमतौर पे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के कन्वर्ट किया जाता है इनटू NH3। ये लीजिए, अगर आप इसको बैलेंस कीजिए तो ये आपके पास एक बैलेंस इक्वेशन बनती है। यहाँ पे अमोनिया जो है वो बना। अब जब आपने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया बनाया बाय यूजिंग सम बैक्टीरिया, इट मे बी बायोलॉजिकल, इट मे बी नॉन बायोलॉजिकल, यानी यहाँ पे बेशुमार थंडरस्टॉर्म्स या लाइटनिंग, गर्द चमक वगैरह इन्वॉल्व हो सकती है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के जो है वो डिफरेंट फिनोमिनाज इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये बैक्टीरिया मोस्टली जो है दे आर प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, और वहाँ बैठ के ये मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, जिनकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास राइजोबियम वगैरह होती है, जो यहाँ हम इंशाल्लाह फ्लो चार्ट के अंदर भी देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अमोनिया बनी फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आप अमोनियम में कन्वर्ट करते हो या अमोनिया में कन्वर्ट करते हो, सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो अमोनिफिकेशन में हमने डेड ऑर्गेनिज्म से अमोनिया निकाल लिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन से आपने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से जो है वो अमोनिया बना लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इट इज नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास अमोनिया बन चुकी है या अमोनियम बन चुकी है, इस अमोनिया को या इस अमोनियम को कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, इनमें कन्वर्ट किया जाता है। सो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया और अमोनियम आयंस इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। और ये फिनोमेना जो है वो दो टाइप्स के बैक्टीरिया करते हैं, एक है नाइट्रोबैक्टर और एक है नाइट्रोसोमोनास। ये दो तरह के बैक्टीरिया जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और ये फिनोमेना जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिससे हम NH3 को या NH4+ को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं, दे फर्दर कंबाइन विद सम अदर एलिमेंट्स। सपोज कर लीजिए ये सोडियम से मिल गए तो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट्स बन गए, मैग्नीशियम नाइट्रेट, नाइट्राइट्स बन गए, इस तरह कैल्शियम नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बन गए। तो इस तरह ये फर्दर जो है वो एलिमेंट से रिएक्ट करके दे विल बिकम द पार्ट ऑफ द सॉइल, तो ये सॉइल में चले जाते हैं। अब जैसे ही ये सॉइल में चले गए तो अगला जो स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज असिमिलेशन। असिमिलेशन। अब ये जो सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स चले गए हैं, यहां से सॉइल में से दे विल बी अब्सॉर्ब बाय द प्लांट, बाय प्लांट्स, और प्लांट्स इनको अब्सॉर्ब करके क्या करते हैं, फॉर्म अमीनो एसिड्स, और इन अमीनो एसिड्स को यूज किया जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो इस तरह जो नाइट्रोजन है वो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई।
प्रोटीन्स बना ली गई। अब बेसिकली दीज प्लांट विल बी ईटन बाय, तो इन पे क्या होगा, एनिमल्स विल अटैक ऑन देम, सो दीज प्लांट विल बी ईटन बाय एनिमल्स। सो क्या होगी, ये जो प्रोटीन है इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द एनिमल्स। इन एनिमल्स को किसी और ने खा लिया, देन द प्रोटीन विल बिकम द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट एनिमल। तो इस तरह ये जो प्रोटीन थी वो प्लांट से एनिमल में चलेगी। तो वो जो प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन थी वो भी जो है वो प्लांट से एनिमल में चलेगी और एक एनिमल से दूसरे एनिमल चलेगी। इस तरह नाइट्रोजन का जो है वो मेन जो पार्ट है वो बॉडी के अंदर आ चुका है, यानी नाइट्रोजन जो है वो बॉडी का पार्ट बन चुकी है, नाइट्रोजन को यूज कर लिया गया। अब हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर से हम उसको बॉडी के अंदर ले आए हैं साइकिल के मुताबिक। अब हमने दोबारा उसको बॉडी से दोबारा एनवायरनमेंट में क्या करवाना है, रीस्टोर करवाना है, जिसको हमने नाम दिया था कि ये एक साइकिल है। अब इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमने एनवायरनमेंट से शुरू किया था, तो एनवायरनमेंट में ही इसे क्या करना है, रिलीज करवाना है। सो उसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप यूज होता है उसे हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर अगर हम देखें तो सपोज कर लीजिए यही हमारे पास बेशुमार जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, जब इनकी डेथ हो जाएगी, एनिमल्स एंड प्लांट, व्हेन दे विल बिकम डेड, तो डेड होने के बाद दे विल बी अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इनके ऊपर आ जाएंगे बेशुमार डिकम्पोजर, और ये जो डिकम्पोजर हैं दे विल कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल वन, और इस डिकम्पोजिशन के नतीजे में क्या कर दिया जाएगा, नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को और बेशुमार अगर सपोज कीजिए सल्फर इन्वॉल्व है, कार्बन इन्वॉल्व है, इन तमाम को क्या करवा दिया जाएगा, रीस्टोर करवा दिया जाएगा इनटू द एनवायरनमेंट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। तो एनवायरनमेंट के अंदर दोबारा नाइट्रोजन को रिलीज करवा दिया गया और एनवायरनमेंट से ही हमने इसको क्या किया था, रिसीव किया था। इस तरह हमने इस साइकिल को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नेचर के अंदर जब ये नाइट्रोजन जो है वो अपने रेजर्वायर्स के अंदर मौजूद है, मीन सॉइल के अंदर मौजूद है या जो है वो एयर के अंदर मौजूद है, तो अच्छी खासी नाइट्रोजन जो है वो डिप्लीट भी हो रही है। सो हमारे पास नाइट्रोजन की डिप्लीशन हो रही है। अब वो डिप्लीशन क्या है, बेशुमार हमारे पास जब नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं, जब नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में पाई जाती है इन सॉइल, ये जो है सपोज कर लीजिए मैं कहता हूँ जी इन सॉइल, तो वहाँ पे बेशुमार ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको जो है वो एनएरोबिक का फिनोमेना परफॉर्म करना है। क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर सपोज कर लीजिए मैं कहता हूं डेफिशिएंसी हो गई है ऑक्सीजन की। अब वहां पे रहने वाले बैक्टीरिया मजबूर हैं कि वो क्या करें, एनएरोबिक जो है वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करें। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं कर पाते, दे मस्ट नीड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जब उन्होंने एरोबिक रेस्पिरेशन यूज करनी है तो उनके लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, जबकि सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की क्या है, डेफिशिएंसी है। सो ये क्या करेंगे, ये जो बैक्टीरिया हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वो यहाँ से नाइट्रोजन को निकाल के रिलीज कर देंगे और ऑक्सीजन को ये क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में से ऑक्सीजन को क्या करवा लिया गया, यूज करवा लिया गया, और नाइट्रोजन को जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। अब नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बहुत मुश्किल से बनाए गए थे और इनका अगला जो स्टेप था वो असिमिलेशन था, और उन्होंने इजीली जो था दे विल बिकम द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट्स हो। लेकिन इस
मैकेनिज्म से हमने इसको डिप्लीट कर दिया और दोबारा एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर दिया, जो कि दोबारा कई स्टेप्स के बाद NO2 या NO3 की फॉर्म में आएगा। तो इस तरह अच्छी खासी नाइट्रोजन जो है वो दोबारा रिस्टोर करवा दी जाती है, इंस्टेड कि ये क्या करे, बॉडी में चली जाए और बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व हो। या इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि सपोज कर लीजिए वहां पे बहुत ज्यादा रेन है और वहां पे आपने प्रॉपर प्लांटेशन नहीं की, प्लांट्स वगैरह मौजूद नहीं है। तो जब प्लांट्स वगैरह ना हो तो सॉइल एरोजन होना शुरू हो जाती है। जब सॉइल एरोजन होगी तो उस सॉइल के अंदर अगर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स मौजूद हैं तो वो रेन के वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के बॉटम में चले जाएंगे और वो जो नीचे वाटर के रेजरवायर हैं वहाँ जाके क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। तो एक तो नुकसान ये होगा कि जो अंडरग्राउंड रेजरवायर हैं वो ख़राब होंगे। दूसरा, जो सॉइल की फर्टिलिटी थी, जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स थे वो भी ज़मीन में चले गए। अब ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट दे विल नेवर एवर बिकम द पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी इसको यूज़ नहीं कर सकती। तो इस तरह ये भी अच्छी खासी नाइट्रोजन जो है वो इन्वायरमेंट से डिप्लीट होना शुरू हो गई, लॉस होना शुरू हो गई। तो कई मैकेनिज्म ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को इस नेचुरल इन्वायरमेंट से क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसलिए बेशुमार आर्टिफिशियल मेथड्स हमें यूज़ करना पड़ते हैं या कुछ नेचुरल मेथड्स भी हमें यूज़ करना पड़ते हैं ताकि इस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल किया जाए। अब प्लांटेशन करना शुरू कर दें और कुछ ऐसे प्लांट्स भी लगाइए जो कि क्या करें, नाइट्रोजन को कम से कम यूज़ करें या नाइट्रोजन को पैदा करें ताकि इन्वायरमेंट के अंदर या सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी फुलफिल होना शुरू हो जाए। बैलेंस तरीके से वो इसको यूज़ करें। या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि हम बाय यूजिंग फर्टिलाइज़र क्या करें, आर्टिफिशियली वहाँ पे नाइट्रोजन की मिकदार को बढ़ाना शुरू कर दें। जब आर्टिफिशियली वहाँ पे हम जो है वो तादाद को बढ़ाएंगे, मिकदार को बढ़ाएंगे बाय यूजिंग सम फर्टिलाइज़र्स, तो उससे भी क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी इन्हांस होगी और नाइट्रोजन का कंटेंट जो है वो रीस्टोर होना शुरू हो जाएगा। सो इस तरह ये जो था वो हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल का जो था वो एक पूरा क्वेश्चन था। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें या फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करें तो सपोज कीजिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्लांट्स। तो प्लांट्स ने सॉइल में से जो थी वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को यूज़ किया और प्रोटीन जो थी वो प्लांट की बॉडी का हिस्सा बन गई। अब जब इन्होंने यूज़ कर लिया, सो दिस मैकेनिज्म वाज कंसीडर्ड एज असिमिलेशन, तो ये असिमिलेशन था। अब इन प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं एनिमल्स, देन दिस नाइट्रोजन विल बिकम द पार्ट ऑफ एनिमल्स। अब ये कहाँ चली गई, एनिमल्स में चली गई। अब ये जब एनिमल्स मर जाएंगे तो इन एनिमल्स के मरने से इनकी क्या होगी, डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन के नतीजे में जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर प्रोटीन थी उस प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू अमोनिया और अमोनियम। अब इस अमोनियम और अमोनिया में बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। सो दिस वन इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। अब उसके बाद इस अमोनियम को या अमोनिया को कन्वर्ट किया गया इनटू NO2 विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास और NO3-1 विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर। और ये जो स्टेप है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। और ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं इनको सॉइल में ऐड कर दिया जाएगा और सॉइल से प्लांट इनको क्या कर लेगा, यूज। तो ये आपके पास साइकिल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। सपोज कर लीजिए जिस तरह हमने यहाँ पे कहा कि डिकम्पोजिशन जो है वो हो सकती है, डीनाइट्रिफिकेशन भी हो सकती है। तो सपोज कर लीजिए मैं कहता हूँ ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में से जो है वो नाइट्रोजन जो है वो दोबारा क्या करवा दी गई, एटमॉस्फेयर में रिलीज करवा दी गई। लीजिए एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा जो है वो रेजरवायर है, यानी एयर। 78 से 79% हमारे पास एयर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। अब ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ देखिए मैंने राइजोबियम लिखा हुआ है। ये बेसिकली वो बैक्टीरिया होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच लिव इन द रूट्स ऑफ दी सम लेग्यूमिनस प्लांट, और वहाँ पे ये म्यूचुअल एसोसिएशन के अंदर है। इनका काम होता है कि ये अमोनियम या अमोनिया बनाते हैं। दिस फिनोमेना वाज कॉल्ड एज, यहाँ पे हमने ये पढ़ा था, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो दिस वन इज नाइट्रोजन
फिक्सेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज किया गया। अब ये जो अमोनियम और अमोनिया बने हैं, इनको आगे दोबारा गुजारा जाएगा बाय नाइट्रिफिकेशन, उससे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनेंगे। अगर एरोबिक यहाँ पे बैक्टीरिया आ गए तो ऑक्सीजन को निकाल लेंगे, नाइट्रोजन को दोबारा क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह नाइट्रोजन जो है वो अगेन एंड अगेन यूज होती है। इट विल बिकम पार्ट ऑफ द बॉडी from atmosphere into the living organism, and then once again it will enter from the living organism into the environment. So ये एक cyclic phenomena जो है वो चलता रहता है। तो इस तरह हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल को हमने कंप्लीट किया। अगर हम इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को देखें तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। हाँ, अगर आप बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से या एमसीक्यूज के लिहाज से तो बेशुमार पॉइंट्स जो हैं वो इसमें से निकलते हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। सपोज कीजिए आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ बायो जियोकेमिकल साइकिल, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर में आया हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से क्या मुराद है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो स्टेप्स हैं हमारे पास, अमोनिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये सारे स्टेप आपके पास जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, बने भी हुए हैं, पास पेपर्स में आए भी हुए हैं। और अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस के अलावा कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट, तो यहाँ पे ये जो हमने डिस्कस किया राइजोबियम, ये जो है वो बड़ा ऑब्जेक्टिव का बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पॉइंट है, विच विल इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये बेसिकली होती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि यहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। और नाइट्रोसोमनास जो है वो क्या करते हैं, ये अमोनियम या अमोनिया से NO2-1 बनाते हैं। नाइट्रोबैक्टर जो है वो NO2-1 से NO3-1 बनाते हैं, ये भी आपको जो है वो मालूम होना चाहिए। तो ये जो थे वो हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। होप सो आपको समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।